देखिए, जोगी जी या मोदी जी क्या आज पूरे विश्व में चर्चा है, और जिसकी जितनी बड़ी ताकत बनती है उतने ही ज़्यादा दुश्मन पैदा लेते हैं। हर व्यक्ति की एक तरक्की एक नया दुश्मन पैदा करता है। तो मोदी जी और जोगी जी आज देश और दुनिया में चर्चित नेता हैं, और दोनों विकास के प्रतीक हैं, और आतंक का शमन करने के लिए इन लोगों को पूरा दुनिया में एक पहचान बना है। जब उनकी सरकार थी मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की, तो यहाँ के लोग भोग चुके हैं, और जो आदमी किसी पीड़ा को भोग लेता है तो उसके विषय में पूरा उसको पता रहता है। तो अखिलेश जी की सरकार और उनके जो कर्तव्य थे उससे यहाँ की जनता परिचित है। मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारे बिहार में लालू जी का राज और यहाँ इन लोगों का राज, और उस समय की कहानी जब लोग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उस दुनिया की ओर लोग नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए इनकी बातों को बहुत गंभीरता से कोई लेगा ऐसा नहीं लगता है। तो वैसे ये कॉम्युनल लीडर हैं, और वो यदि 19% आबादी को एकजुट करना चाहते हैं तो शेष आबादी में भी एकजुटता का माहौल बनेगा। तो क्या इसका असर जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो कि मुस्लिम वोटों की तरफ अपना रुझान रखती है उस पर पड़ेगा क्या? देखिए, मुस्लिम समाज में उनकी लोकप्रियता है, और 19% आबादी को एकजुट करने में वो लगे हुए हैं। तो बाकी की जो आबादी है निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा, और वो भी एकजुट होंगे। कल थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में खुर्जा रोड पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके सर पे चोट पाई गई थी। सिकंदराबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले शव की शिनाख्त की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे खत्तीवाड़ा क्षेत्र के राजाराम जी हैं, जिनकी हत्या हुई है, और उनके पुत्र के द्वारा थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें से एक नामजद अभियुक्त भूरा उर्फ मोहित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आज, जो उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए ये बताया गया है कि 12 तारीख की रात्रि में करीब 11:30 बजे मृतक और मोहित उर्फ भूरा तथा उसके 2 और साथी फुलखान और जय, ये 4 लोगों ने शराब का सेवन किया, और वहाँ पर अभियुक्त का और मृतक का एक क्षेत्र में ही रहने वाली महिला को लेकर विवाद हुआ। उसमें इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद इन लोगों ने उनका ईंट पत्थर से सर कुचल के उनकी हत्या कर दी। मैम, इसमें कोई महिला की भी संदिग्ध भूमिका रही है? इसके संबंध में भी जांच की जा रही है कि उसका क्या रोल है, पर उसको लेकर ही विवाद इनके बीच में हुई थी, कहा सुनी हुई थी। मृतक और अभियुक्त पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं, और अभियुक्त द्वारा यही बताया गया उसी विवाद में गुस्से में आकर इन सारे लोगों ने उनकी सर पे ईंट मारकर हत्या कर दी। तो जब वो उसको संपर्क करते थे उस टोल फ्री नंबर पर, कॉल यहाँ पर कानपुर में लैंड होती थी, तो ये लोग उनसे कहते थे कि आप का सिस्टम करप्ट हो गया है, आप एक सॉफ्टवेयर है इसको पहले डाउनलोड करिए। तो जब वो डाउनलोड करवाते थे, वो पॉपअप यहाँ से हटवाते थे, और वो जब डाउनलोड करवाते थे तो उनके स्क्रीन का रिमोट एक्सेस ये लोग ले लेते थे। जब रिमोट एक्सेस इनको मिलता था तो ये कहते थे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप इसके लिए 3-4 पैकेज बताते थे। $200 का 1 साल के लिए, $300 का 2 साल के लिए, $400 का, इस अलग अलग पैकेजेस उनको लुभावने पैकेजेस बताते थे कि अगर आप ये पैकेज हमसे ख़रीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये परेशानी आपको भविष्य में कभी नहीं आएगी। और उनका बहुत सारा डेटा वो उस रिमोट एक्सेस से प्राप्त कर लेते थे। पेमेंट गेटवे वहाँ बनवाते थे यूएस में वो, और वहाँ के लोगों के द्वारा वो लोग तो ये समझते थे कि ये हमारी मदद कर रहे हैं, और वो पैसा वो भरते थे, इनको पैसा प्राप्त हो जाता था। ऐसे लगभग 9 से 10 लाख डॉलर यानी लगभग 9-10 करोड़ रुपए इन्होंने प्राप्त किए पिछले 1 साल में। 30% इनका कहना है जो गेटवे इनको पैसे का ट्रांसफ़र होता था वो 30% रखते थे, बाकी 70% इनका नोएडा का बैक ऑफिस और ये फ्रंट ऑफिस शेयर करते थे। कुछ समय के बाद काफ़ी डेटा जब प्राप्त होता था, अब इसी में एक दूसरे टाइप का ये फ्रॉड करते थे। वो फ्रॉड ऐसे था कि इनको उस कंप्यूटर की डिटेल्स तो प्राप्त हो गई, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स प्राप्त हो गई। शुरू वाले जो क्राइम था उसमें कस्टमर ने इनको कॉल किया था, अब की बार दूसरे उसी कस्टमर को ये आउटबाउंड एक कॉल करते थे, उससे ये कहते थे कि सर आपका जो आपने पैसा भरा था, जो हमसे पैकेज लिया था, ये गलती से कुछ ज़्यादा पैसा आ गया है,
अब आप हम आपको रिफ़ंड करना चाह रहे हैं पैसा। तो वो आदमी खुश होता था कि पैसा रिफ़ंड हो रहा है, तो वो उसको कहते थे कि आप अपना बैंक की डिटेल्स दीजिए, हम आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वो बैंक के डिटेल भी लेता था और उसको कहते थे कि आप अपना खोलिए पेज, बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक करने वाला पेज। रिमोट एक्सेस इनके पास पहले ही उसके कंप्यूटर का स्क्रीन का है, उसमें वो HTML की द्वारा कोडिंग करके उसके जो भी बैलेंस है, जैसे उसको कहते थे कि आपको $200 हम देना है, तो उसमें वो करते थे, उसको चेंज करते थे रिमोट एक्सेस के द्वारा और उसको $2000 का एडिशनल अमाउंट दिखाते थे। मान लीजिए उसके पास 5000 उसके बैलेंस है, तो उसको दिखता था कि 7000 आ गए। उसको कहते, बाद में फिर ये फ़ोन करते थे कि सर 200 हम डालने वाले थे मगर गलती से 1 0 ऐड हो गया है, तो 2000 आपको चला गया है, आप कृपया करके $200 रख लीजिए, $1800 आप वापस कर दीजिए रिफ़ंड। ये फ्रॉड को रिफ़ंड फ्रॉड कहते हैं। तो असल में उसके पास नहीं गया मगर उसको दिख रहा है, क्योंकि रिमोट एक्सेस इन्होंने लेकर करप्ट किया उसके कंप्यूटर को, वो उसको एडिशनल पैसा दिख रहा है। तो कई दर्जनों लोगों से, सब लोग तो इसमें नहीं होते थे वापस देने वाले, मगर जो ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न हैं और बहुत सीधे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि किसी का गलत पैसा 1 रुपया भी हम ना लें, तो लगभग $1800 $1500 वो लोग फ्री में इनसे प्राप्त कर लेते थे। जब एक्चुअल वो बैंक के स्टेटमेंट लेते थे या उस पेज को बाद में रिफ्रेश करके देखते हैं जब इनका रिमोट एक्सेस खत्म हो जाए, तब पता चलता है कि 200 आए नहीं मगर उल्टा पैसा जो चला गया इनके अकाउंट से। देखिए ये वैन जो है वैक्सीन ले जाने के लिए, खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए सुविधा होनी चाहिए कि सही टेम्परेचर के ऊपर ले जाए। तो ये उस तरह की गाड़ी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से ले जाया जा सकता है। रात को अगर गाड़ी पार्क करके छोड़ी भी जाए तो भी इसका जो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप चलकर उसको कूल करते हैं, ताकि अब जैसे स्पुतनिक आ रहा है, स्पुतनिक के लिए अलग टेम्परेचर की ज़रूरत है, दूसरे हमारा जो फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसके लिए अलग टेम्परेचर, ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए लागू की है। ये जिस तरह से गाड़ी बनाई गई है, अभी जो कंपनी के लोग हैं वो आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक। और ऐसी गाड़ी रखने से जनपद के अंदर बहुत फायदा है। ये हमने चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन से करी है और हमारे जो सपोर्टर्स और डोनर्स हैं उनकी सहायता से करी है। जैसे जनरल VK सिंह साहब ने कहा कि ये वैक्सीन की लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जहाँ पे वैक्सीन यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमारे डोनर्स GTND के सपोर्ट से ये वैक्सीन वैन, और इसके साथ हम लोगों ने आइस वैन, रेफ्रिजरेशन, दूसरे रेफ्रिजरेटर्स, सारी जो वैल्यू चेन है वो सपोर्ट करी है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। थाना बेकनगंज के अंदर कुछ दिन पहले एक गोलीकांड हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी, उसमें FIR दर्ज हुई थी। तो परसों के दिन रात में एक मुठभेड़ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, शाहिद पिच्छा और अनस उर्फ अन्नू पिस्टल। तो उसी क्रम में उस गोलीकांड में जो गोली चलाने वाला सुफियान कनखड़ा सन ऑफ मोहम्मद अनस है, ये मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के द्वारा। और इसके साथ लारेब नाम का एक और अभियुक्त था, उस घटना में भी मौजूद था। और उस दिन जब शाहिद पिच्छा की जब मुठभेड़ हुई थी उस दिन ये फरार हुआ था, उसके साथ गाड़ी में मौजूद था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक अरमान उर्फ फैसल दूधवाला नाम का एक अभियुक्त है जो एक्सटॉर्शन के मामले में थाना चमनगंज से ये वांछित चल रहा था। तो इन्हीं के गिरोह का सदस्य है और इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको आज जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। थाना अमला के अंतर्गत रात्रि 2:15 बजे के आसपास हल्का दरोगा प्रवीण कुमार गश्त कर रहे थे और इस बीच एक भूमि विकास बैंक के पास में एक ऑल बैंकिंग ATM लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ संदिग्धों को देखकर वो रुके और एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था उससे पूछताछ करने लगे। तो इसी दौरान ATM के अंदर से एक महिला और एक पुरुष बाहर आए और उनके द्वारा दरोगा को निशाना बनाते हुए तमंचे से फायर कर लिया गया और उसमें जो हल्का दरोगा हैं उनके कुछ छर्रे लगे हैं। मौके से तीनों ही लोग फरार हो गए और जब पुलिस के द्वारा वहाँ मौके पर पहुंचकर देखा गया तो ATM के अंदर एक
गैस कटर मशीन रखी हुई थी, जिससे कि उनके द्वारा जो ATM है उसको काटने का प्रयास किया गया था। जो हल्का दरोगा है उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा मौके पर CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जल्दी उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला के शामिल होने की बात निकल के आ रही है। तीनों को पहचान कर चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप जो कहेंगे मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, लेकिन ये कहिए कि खून का बदला खून नहीं। मैं खेत में धान लगा रहे थे, मेरे पापा पेड़ खोद रहे थे, तभी उसने मेड बढ़ा के रख रहे थे। किसने? सोने और मनोज। तो पापा ने बोला कि किसी को बुलवा के रस्सी रखवा के नपवा लीजिए, उसके बाद मेड भरने लगे। तभी उसने सब लोगों ने गाली देने लगे और जब हम लोग घर आने लगे बस रास्ते में मारने लगे हम लोगों को। कितने लोगों ने मारा? 8 लोगों ने। उनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी था? सर हाँ, लिखवाई है अभी। मांग है कि खून का बदला खून, ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति महोदय भी तुरंत नहीं कर पाएंगे। कानून से हम लोग बंधे हुए हैं। आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो आप तहरीर देंगे, पहले जो लिखा है, इनकी मृत्यु हुई है, 302 में तरमीम होंगे। ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करके हम लोग सजा कराएंगे, फांसी के सजा तक कार्रवाई कराने के लिए हम लोग इस तरह से लिखा पढ़ी केसदारी में करेंगे। इनके खिलाफ गैंगस्टर लगेगा, सारी कार्रवाई होगी। रोड पे बैठेंगे, एक कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। जितना भी लिखा पढ़ी होगी हम लोग हैं। मैं बाराबंकी से आया, मैं CO सदर हूँ और देखिए CO रामनगर साहब भी आ गए हैं। हम लोग थोड़ा विश्वास करिए और यहाँ बैठे को खाता नहीं है। जो कार्रवाई हम ही लोग करेंगे, कार्रवाई हम ही। आप लोग देखिए थोड़ा पढ़े लिखे कम है, मेरी बात समझिए। खून का बदला खून नहीं लिया जाता। ये हम लोग इसका लिखा पढ़ी करके भेजेंगे, कचहरी में जाएंगे, सजा कराएंगे, इनके खिलाफ गैंगस्टर लगवाएंगे। हत्या के मुकदमे में फांसी तक की सजा होती है, उसकी हम लोग स्पेशल पैरवी करेंगे। पैरवी करके दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रण में है, लेकिन लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सोकर के उड़ते हैं, दातून करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद अपना सारे कार्यक्रमों को आगे संपन्न करते हैं, उसका एक पार्ट बनाइए कि जैसे आप अपना कपड़ा धारण करते हैं वैसे ही मास्क भी आपके मुंह पर जरूर रहना चाहिए। अच्छा है घर के अंदर भी रखे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम घर के बाहर निकलने पर तो मास्क जरूर रहना चाहिए और मास्क पूरा पहनना चाहिए। ये मास्क तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, याद रखना, तमाम प्रकार के इन्फेक्शन से बचाएगा। किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। उत्तर प्रदेश ने जो एक मॉडल दिया है कोरोना पर नियंत्रण करने का, आबादी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली लहर के समय कुछ मंत्र दिए थे, ट्रेस, यानी जहां कहीं भी कोई कोरोना से जुड़ा हुआ मामला है उसको चिन्हित करना, उनके संपर्क में कौन कौन आए हैं उन सबको भी चिन्हित करना, चिन्हित करने के साथ ही उनका टेस्ट भी करा लेना
महीने के लिए हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को, पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय का कार्ड धारक हो, उनको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारा दायित्व बनता है कि खाद्यान्न की इस योजना का लाभ पूरी ईमानदारी के साथ हर एक नागरिक को मिल सके। ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम हर एक नागरिक तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर सके। सरकार उनके साथ में है। आपने देखा होगा जिन बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से एक योजना प्रारंभ की है। कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, 4,000 रुपए हर महीने सरकार उन बच्चों को देने की योजना बना चुकी है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम एक पैसा उन बच्चों के खाते में और उनके लीगल गार्जियन के खाते में देने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का यह अभियान ही जीवन है। थाना इकोटेक 3 ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम कृष्णवीर है। पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये व्यक्ति पुलिस वाली पैंट और जूते पहन के आ रहा था। पुलिस ने इसको रोका, इससे पूछताछ करी तो ये चीज़ सामने आई है कि ये फर्जी पुलिस वाला है। इसके फ़ोन से भी पुलिस के अंदर पुलिस यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़, आर्मी यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़ पाई गई हैं और ये सूरजपुर में रह रहा था, वैसे ये मथुरा का रहने वाला है। इससे चीज़ जो पूछताछ में सामने आई, ये पहले पुलिस रिक्रूटमेंट में फ़ेल हो चुका था और इसने अपने घर पर बता रखा था कि मेरी पुलिस की नौकरी लग गई है। तो ये नोएडा में पुलिस यूनिफॉर्म में घूमता रहता था। इससे और भी पूछताछ की जा रही है कि इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर, और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो भी जल्द खत्म की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक से मुख्य शाखा से वह 3 लाख निकाली थी। 1 लाख रुपया मैंने अपनी जेब में रख लिया, 2 लाख रुपए थैला में रख के अपनी गाड़ी रख दी है। नमन कृष्णा पेट्रोल पंप पे जाके वही गाड़ी खड़ी कर दी। मैं अंदर चला गया, उनका हिसाब था डीजल का, वो करना था मुझे। तो इतनी देर में किसी ने जो है लॉक खुला और रुपये थैला निकाल दिया। कितने पैसे निकाल लिए? 2 लाख रुपए थे इसमें। 21,000 रुपये नीचे पड़े गए। हाँ, बैंक से ये पीछा करके आए हैं। कितने लोग थे? 4-5 लोग हैं और कुछ कागजात भी रखे हैं हमारे इसमें थैले में। जानकारी ऐसी हुई 3-4 दिन पहले यहाँ पर हमने वो आंटी देखी थी, वो 3-4 दिन तक नजर न आई और फिर एक ताला लगा हुआ था तो अंदर कूलर चल रहा। तो 3-4 दिन हो गया तो बच्चों ने झाँक के देखा तो उसके अंदर पहले तो बदबू सी आई। तो फिर हमने छानबीन करी, थोड़ा झाँका झुकी करी तो उसमें डेड बॉडी दिखाई थी। तो तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। ये न्यू हेरोइन क्लेब में एक माँ और बेटे की डेड बॉडी मिली है। ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, इस पर पुलिस आकर के छानबीन की है। प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन ये भी पता चला है कि ये दरवाज़ा बिना पहचान वाले को दरवाज़ा नहीं खोलती थी, जिससे पता चलता है कि कोई परिचित इनका आया है और उसी के द्वारा ये घटना कार्य की जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद अभी उपयुक्त किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। वो हमारा लूटना चाहे कि सब हमारा है,
आप क्या चाहते हैं? न्याय, हम न्याय चाहते हैं कि हमारा वो मठ बच जाए। इसके लिए हमारा सेवक भगत भी रहता है वहाँ पर, तो ये कहते हैं कि सब लुटेरा गुंडा बदमाश को रखा है। भूमाफिया है क्या वो सब? हाँ, हेलो, भूमाफिया लोग कहते हैं। हमारा सेवक भगत भी आते हैं तो उनको। मंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अपने आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अब तो मुख्यमंत्री जी के तो हम करेंगे, इसके बाद अब क्या होता है। क्या उनसे मांग करना चाहेंगे? हम लोग मांग चाहते हैं कि हमारा मठिया सुरक्षित हो जाए। हाँ, ठीक। हमारे महाराज जी उस जमीन को ये लोग के नक्शा बनाने के लिए बुलाए थे। नक्शा बनाने के लिए बुलाए, इसके बाद आगे 3 लाइन दुकान था, वो हमारा था कि यह आपका रहेगा। पीछे लाज में क्या किया, कैसे करके वो लोग महाराज जी से गलत तरीके से शेयर बना दिया और मठिया के अब लूट रहा है। मैं उनका चेला हूँ, शुरू से उनका सेवा करता आ रहा हूँ, करता आ रहा था। और उसके बाद से जब ज़मीन, पीछे की ज़मीन जो है कुछ लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, तो उस ज़मीन को हम लोग निर्णय लिए, हम और महंत जी निर्णय लिए कि उस ज़मीन को बेच करके और अपना जो है मठिया का विकास, या जहाँ जहाँ उनका मठाधीश है वहाँ का विकास किया जाए। तो उस ज़मीन को राजेश कुमार सिंह को पावर ऑफ अटर्नी दिए। राजेश कुमार सिंह ने कुछ ज़मीन बेच करके, और उसके बाद से जो है मठ का निर्माण हुआ। मठ में जो है मार्बल लगा, गौशाला बना, संत निवास बना, स्ट्रीट लाइट लगा, जितने गड्ढे में थे माटी भरा गया। उसके बाद से देवड़ी मठ एक आरा में पड़ता है, वहाँ एक मठ का निर्माण किया गया, जो उसमें बहुत ज़्यादा तरीक़ा से उसमें सुंदरीकरण किया गया। कढ़रा में एक छोटी मठिया का वहाँ शाखा है, वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर बनाया गया, उसमें सुंदरीकरण किया गया। फिर जो और पैसा जो बचा, उसके बाद फिर बलिया में विकास करने का मेरे संरक्षक में उन्होंने लिख करके दे दिया कि जो है जो भी पैसा आएगा वो अपने द्वारा मठिया का विकास किए, जो कि मठिया का मैं विकास करना शुरू किया। मेरे रहते में जब बाबा सियाराम दास के पुण्यतिथि पर वो आए महंत जी श्री महावीर दास, तो उसके बाद से ये पुजारी को खेत दिए, ये अनशन का इसके बारे में सुने। अब व्यक्तिगत रुपया अपने खाता में जो है पैसा जमा करने का उनके आरोप लगा, कुछ औरतें रखने का आरोप लगा, तो जो है उस पर महाराज जी ने उनको खेत दिया। जब खेत दिया तो हमको संरक्षक बना दिए और हम जो है अपना मठिया का विकास करना शुरू कर दिए। उनके सच्चाई में कोई निराधार नहीं है, सब निराधार है और गलत सब उनका है। हम जो कह रहे हैं उनकी बात, मेरी बात सुनिए। मुझे एक डीड लिख दिए, मैं अपने हिस्सा में 105 बाई 200 फीट रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के हमको जो है एक डीड लिख दिए, ताकि इसमें कमर्शियल का निर्माण श्री महावीर दास कमर्शियल का निर्माण होगा 2019 में। एक कार पंजाब नंबर PB 08 EM 9898 सवार 3 युवक चेकिंग के दौरान रामघाट थाना क्षेत्र में पकड़े गए, लेकिन अब तक इनका यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के कार्यक्रम में कोई संबंध नहीं पाया गया है। अभी तक की जांच और छानबीन में उक्त युवक मुरादाबाद में पुरानी कार एवं UPS बैटरी का काम करते हैं तथा बेंगलोर के रहने वाले हैं। उक्त युवक मुरादाबाद से आ रहे थे और इनका बताना ये है कि हम अलीगढ़ आगरा होते हुए बेंगलोर जा रहे थे तथा रास्ता भटककर थाना रामघाट के क्षेत्र में आ गए, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम चल रहा था। युवकों के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री नहीं मिली है एवं गतिविधि और संदिग्धता के संबंध में कोई तथ्य और साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए हैं। फिर भी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। हमारे एटा कॉलेज के अंदर जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी कि हमारे एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज आएगा, तो उसके लिए ज़मीन की तलाश की जा रही थी जिला प्रशासन के द्वारा। उनको कहीं इकट्ठी एक मुश्त ज़मीन नहीं मिली, तो उन लोगों ने हमारे ब्राह्मण समाज की जो कमेटी है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, उसकी कमेटी के लोगों, मैनेजमेंट के लोगों से वार्ता की, तो वो हमारी कमेटी के लोग तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम एक शर्त पर ये ज़मीन मेडिकल कॉलेज के नाम करेंगे। अगर मेडिकल कॉलेज का नाम बीजेपी के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्री
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा जाए तो हम इस ज़मीन को हम दान करेंगे। ऐसा है, हमारे जनपद एटा के लिए भाजपा सरकार द्वारा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। उसके लिए प्रशासन द्वारा ज़मीन देखी जा रही थी। ज़मीन 100 बीघा के लगभग चाहिए थी, वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो हमारा एक विद्यालय है यहाँ पे, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, इसके प्रबंध कमेटी द्वारा वो ज़मीन इस शर्त पर कि इस विद्यालय इस मेडिकल कॉलेज का नाम भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा जाएगा। इस शर्त पर वो शर्त भी रिटर्न में थी, पर ज़मीन दी गई, परंतु हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा उसमें हम लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई। और जब वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग जब खड़े हुए तो उसमें बीच का रास्ता निकालते हुए उसका नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। अब राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से उस पर नाम भी लिख गया था। पता नहीं क्या हुआ है, ये तो नहीं पता किस तरह से, किस स्तर द्वारा ये खुरापात की गई है, किस स्तर द्वारा ये खुरापात की गई है तो नहीं पता। अब जो नोटिफिकेशन आया है, जो वर्चुअल इसका उद्घाटन होना है उसका, तो उसमें उसका नाम वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज लिख के आया। हम लोग तो जब से होश संभालें तब तक यहीं पे जलता है। कहाँ पे? ऐसे इसी शमशान घाट में, सड़क किनारे। हाँ, क्यों ऐसा यही जलता है? आप अब पुरखों से हम लोग देख रहे हैं, पुरखों का रीति रिवाज यहाँ पे जलाने का था। क्या, कहाँ जलाने? यहीं पे जलाने का था। तब से हम लोग देख रहे हैं। कार्यक्रम जो रोज कर रहे हैं, हम लोग बच्चे हैं, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं बस। अब बिल्कुल सड़क के पास ही है, सड़क पे ही है। हाँ, सड़क के थोड़ा हट के है, लेकिन यही जो है हम लोग जब से खड़े हुए हैं तब से यही देख रहे हैं। यहीं पे हम लोग यहाँ क्यों जलाते हैं? नगर पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं किया? अब नगर पालिका की यही व्यवस्था है, यहीं पे कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या सड़क पर ऐसे इस तरह से जलाना सही है? अब सही तो नहीं है, लेकिन अब कोई साधन नहीं है, कोई इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ होता है तो कर रहे हैं। अगर कोई व्यवस्था होती, सरकार कोई व्यवस्था करती नगर पालिका, तो हम लोग वहाँ पे करते।